Hello friends, we are here to discuss about alternating current, which is chapter 7 of NCERT book. पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ मैं continuously NCERT पे ही जोर देता जाऊँगा. NCERT पे ही पूरा वैल्यू रहेगा, उसी के बारे में, उसी के सारे डिरेक्शंस एंड प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स, पर कुछ ऐड डायग्राम्स वगैरह समझाने के लिए आपको ऐड किया जाएगा. Now let's start about the prerequisite for understanding alternating current. अगर आपको ढंग से इसको समझना है तो हमारा इससे पहले वाला चैप्टर जो है चैप्टर 6, उसके थोड़ा सा रिवीजन करके मैं इसके टॉपिक शुरू करूँगा, so that you understand it very carefully and clearly, especially for entrance purpose. So we'll start with the prerequisite of the alternating current, and that is EMI, electromagnetic induction. फर्स्ट थिंग हमने जो देखा है फैराडेज फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. इसमें हमने क्या किया है, एक फैराडे ने किया है, हमने किया एक मैग्नेट लेके मैकेनिकली इसको एक कॉइल के चारों तरफ मूव किया गया. व्हेन यू मूव ए मैग्नेट एंड लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ दैट मैग्नेट विल बी पासिंग थ्रू द कॉइल, एंड इफ वी यूज सम गैल्वेनोमीटर इन द कॉइल वी विल गेट सम इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस. एंड ये शुरुआत था एसी जनरेटर इन्वेंशन का, और इसी से बाद में एसी जनरेटर इन्वेंट हुआ. एक फ़ायदा इसमें है कि नॉर्थ पोल, जैसा डायग्राम में देख रहा हूँ, नॉर्थ पोल इज़ मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल एंड दैट इज़ गिविंग यू डायरेक्शन. एंड हम अगर पिछले चैप्टर्स को ध्यान दें तो यूजिंग थंब रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल इन द कॉइल, we can see the direction of current and magnetic field. तो एक लेंजेस लॉ इसमें यूज़ होगा जो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे. यू हैव ऑलरेडी डन इट बट इट्स ए रिवीजन चैप्टर. तो आप देखोगे कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कॉइल में, जो इसके करंट की वजह से प्रोड्यूस होगा, एंड दैट करंट इज एक्चुअली नथिंग बट टिपिकली बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड करंट का डायरेक्शन वो होगा जिसके वजह से इस मैग्नेटिक मोशन को अपोज किया जाएगा. दैट मीन्स द फ्रंट साइड ऑफ दिस कॉइल फेसिंग नॉर्थ पोल should be also north pole. This is very important, and because then only it will oppose, and that is the actual structure how we'll go to Lange's law, and I'll discuss about this. Now these formulas are very important. एक बार Faraday's law का formula quick revision हो जाए. EMF is directly proportional to rate of change of flux. माइनस साइन वही, डायरेक्शन उल्टा आता है Lange's law की वजह से, इसलिए हमारा माइनस साइन आएगा. I hope you remember that. And n is the number of turns of coils. Final formula आप इसमें formulate कर लोगे. EMF is equal to minus n gdt of phi b. Flux of magnetic flux is phi b, and rate of change of flux हम निकालेंगे. यही हमारा फैराडेज लॉ का एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट आउटपुट है, फैराडेज लॉ, सॉरी, एंड फैराडेज लॉ विल टेल यू दैट. नाउ लेट्स गो टू सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट लीडिंग टू द इन्वेंशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. उन्होंने कुछ नहीं किया, एक कॉइल लिया जिसमें मैकेनिकली जैसा भी हो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया गया है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स. एक चीज़ याद रखते हैं इसमें ज़रूर, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होता है तो जो सेकंड कॉइल जो है जिसमें गैल्वेनोमीटर दिखाया गया, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको किक आउट करना मुश्किल होगा. So, जब किक आउट किया जा रहा है तो जाके उसमें करंट प्रोड्यूस होगा. अब जब उसमें करंट प्रोड्यूस होगा तब हमें ईएमएफ मिलेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन फ्लो से ही हमें करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज गोइंग टू गिव यू ईएमएफ. तो ये प्राइमरी सेकेंडरी केस ही दिखाया जा रहा है. फर्स्ट वाले में कोई करंट फ्लो करेगा जिसके वजह से सेकंड वाले में कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस होगा. सो इससे हमारा ट्रांसफार्मर की इन्वेंशन हुआ था, एंड विल डिस्कस दिस इन डिटेल्स इन द रिलेवेंट टॉपिक. अब एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है समझना, फिजिकल इंटरप्रिटेशन. जो फ्लक्स है, एकदम फर्स्ट चैप्टर में चले जाओ, आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी किया है, वहाँ हमने फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए लिया था, डॉट प्रोडक्ट, एंड विच ऑफ कोर्स टर्न्स टू ई ए कॉस थीटा. यहाँ क्या हो रहा है,
phi b is equal to b dot a and which of course is ba cos theta. cos थीटा क्यों है, इससे हमारा पिछला चैप्टर का भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी एक क्विक रिवीजन हो पाएगा और इससे इनडायरेक्टली हमारा गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म के भी एक हल्का सा रिवीजन हो पाएगा. मैं यहाँ पर लाइट के एग्जांपल से आपको दिखाना चाहता हूँ कि लाइट मान लो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, जैसा है कोई बीम आ रहा है और ये जो ब्लैक कलर का जो दिखाया जा रहा है दिस इज नथिंग बट ए टिपिकल कॉइल. एक प्लेटफॉर्म है, एक लेमिना है और इसमें लाइट जब हॉराइजॉन्टल रह गई है सरफेस के साथ, मान लो विंडो से लाइट आ रहा है और ये हॉराइजॉन्टल है तो इसमें मिनिमम लाइट जाएगा इस पोजीशन में. फर्स्ट जो सामने की तरफ की पोजीशन है इसमें एरिया वेक्टर इस परपेंडिकुलर, तो एंगल क्या बनेगा एरिया वेक्टर और लाइट के बीम के बीच में, दैट इज 90 डिग्री एंड cos 90 इज 0, सो फ्लक्स विल बी 0 इन दैट केस. इसकी सिंपल मीनिंग है कि अगर ये लाइट ना हो कि मैग्नेटिक फील्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड इस केस में जब 90 डिग्री है एरिया वेक्टर के साथ इस लाइन्स ऑफ फोर्स का डायरेक्शन तो कुछ बनेगा ही नहीं बिकॉज B इज द मैग्नेटिक फील्ड और उसके साथ एंगल बन रहा है A का, तो A इज द एरिया वेक्टर. You already know what is area vector, we don't need to discuss this. Now one thing is very serious, जैसे ही ये प्लेन जो है लेमिना जो है ये 90 डिग्री शिफ्ट कर जाता है, तो जैसे ये 90 डिग्री शिफ्ट करेगा उसके एरिया वेक्टर दो केस है इसमें, एक तो ये बीम ऑफ लाइट से पैरेलल हो सकता है और नहीं तो ये 180 डिग्री में जा सकता है, तो 0 डिग्री या 180 डिग्री ये दो ऑप्शन उसके पास रह जाता है. इन बोथ द केसेस ये +1 cos थीटा, cos 0 डिग्री इज 1, cos 180 इज -1, तो phi b तब ऐसे केस में आइदर 1 होगा यानी कि ba डायरेक्ट होगा, नहीं तो -ba होगा. हमारे लिए काम पूरा हो गया, हम जो चाहते हैं हम मिल चुका है. With light, I hope the things will be much better clear because things are visible. Magnetic fields are somehow not visible to us. Now, here we talk about Lange's law, and it's a very crucial question. बहुत सारे घुमा फिरा के इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है. Lange's law and conservation of energy. How energy is conserved by using Lange's law. अगर Lange's law नहीं होता तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है. इसी बात पे जोर दिया जा रहा है इसमें. अब देखिए मैग्नेट दिखाया गया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है, कॉयल है. जब कॉयल के पास तरफ आप मैग्नेटिक बार मैग्नेट को ले जा रहे हो तो इसमें क्या होगा, इसके जो पहले मैंने डिस्कस किया था, इसके जो मैग्नेट के नॉर्थ पोल वाला साइड जो है कॉयल का उसको उसके साइड में नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो जाएगा एंड अगले साइड में अपोजिट साइड में साउथ एंड फिर नॉर्थ फिर साउथ फिर नॉर्थ फिर साउथ, एकदम लास्ट में भी साउथ. आप नॉर्थ पोल को जब लेके आओगे शुरू में तो हल्का फुल्का इंडक्शन होगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे जैसे आप बार मैग्नेट को कॉयल के पास लेते आओगे तो उसमें मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा और जैसे ही मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ता स्ट्रेंथ बढ़ता फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा इट विल अपोज द फ्लो ऑफ द मैग्नेट बार मैग्नेट, यानी कि आपको एनर्जी देना पड़ेगा तब उसको कॉयल की तरफ ले जाने के लिए. एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि याद रखना जब आप कॉयल मैग्नेट को ले जाओगे कॉयल की तरफ, अगर आप कॉयल के टू एंड में आप गैल्वेनोमीटर लगाते हो देयर इज सम ईएमएफ जनरेटेड, और ईएमएफ जनरेट मतलब क्या है, एनर्जी जनरेट हो रहा है. तो ये एनर्जी कहाँ से जनरेट होगा, आप जो फोर्सफुली मैग्नेट को कॉयल की तरफ ले जा रहे हो उसी से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उसी के एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. सो दैट इज वन ऑफ द सीरियस इशू. अगर मान लो ऐसा नहीं होता तो क्या होता, अगर ऐसा नहीं होता तो मान लो इस साइड में जहां नॉर्थ कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है वहां पर साउथ प्रोड्यूस होता. अगर उसमें साउथ प्रोड्यूस होता तो जो बार मैग्नेट है वो डायरेक्टली खींच जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता टुवर्ड साउथ पोल, और आपको कोई फोर्स देके बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाने की जरूरत नहीं होता. मानो तब पावर भी एनर्जी ईएमएफ भी जनरेट हो रहा है कॉइल में. अब ईएमएफ जनरेट कैसा हो रहा है, फिर अपने आप हो रहा है. नॉर्थ पोल साउथ पोल बना कॉइल में, इधर बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, अट्रैक्टेड हो रहा है, अपने आप जा रहा है, बदले में आपको एनर्जी मिल रहा है. अगर ऐसा हो जाता तो पढ़ने की जरूरत नहीं होता, एनर्जी बन ही जाता अपने आप, हमें कोई टेंशन नहीं था. सो लैंजेस लॉ
is the conservation of energy. Now this is one of the very crucial, I won't go in details of this, but one thing is very serious I'd like to discuss, because if I talk about the structure, you can see the structure here. ये एक coil है, you have already done it. ये एक coil है जहाँ पर ये actually आप देखोगे इसमें आप देखोगे typically, sorry, हाँ, इसमें आप देखोगे coil है, और coil में आप देखोगे साफ साफ एक मूविंग, ये जो आप देख रहे हो ये मूविंग मेटल है, और ये कॉइल पूरा मेटल का बना हुआ है, सब कुछ फिक्स्ड है, बस ये मूविंग है, और मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द बुक, इनसाइड द बुक. अब देखो ये एनसीईआरटी सारे पिक्चर है, डायग्राम एनसीईआरटी है, सारे इक्वेशन फार्मूला सिंबल एवरीथिंग इज फ्रॉम एनसीईआरटी. नाउ एक चीज हम बोल सकते हैं, फाई बी इज नथिंग बट बी एंड ए. अगर आप फाई बी इज इक्वल टू बी एंड ए बोलते तो यहाँ पर ए क्या है, एल इंटू एक्स इज द ए टोटल एरिया, जितना भी हो. ये आप पी क्यू जो है इसको आप मूव करा सकते हो, एरिया चेंज हो सकता है, आप यहाँ पर इसको चेंज कर रहे हो. सो दिस इज नथिंग बट बी, फाई बी इज इक्वल टू बी ए, और कुछ हाईफाई कुछ चीज नहीं है. अगर ये है तो उधर आप क्या जानते हो, फैराडेज लॉ बोलता है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस जीजीटी ऑफ फाई बी. तो फाई बी क्या है, बी एल एक्स, तो बी एल एक्स अगर हुआ है माइनस तो रहेगा ही, आप जानते हो ऑलरेडी. सो बी एल तो कांस्टेंट है, बी चेंज नहीं हो सकता, फिक्स्ड है केस, एल कांस्टेंट है. यहाँ एल को वेरिएबल नहीं माना जा रहा है, यहाँ से वेरिएबल जो माना जा रहा है दैट इज एक्स. सो हम एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज दैट इज वेरिएबल. एंड डी डी टी ऑफ एक्स क्या होता है, वेलोसिटी होता है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पी क्यू वी आर डिस्कसिंग. अब देखो ये केस है, इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेटेड केस आ सकता है जो मैं अलग से उस टॉपिक में डिस्कस करना है. यहाँ इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा बिकॉज ये फार्मूला हमें काम करेगा हमारा कॉयल में, एसी जनरेटर में, एसी के हज़ार कॉन्सेप्ट में इसके यूज़ होगा. सो वी आर जस्ट टेकिंग दिस फॉर ए रिविजन. सो वी कैन से बी एल वी इंस्टेड. अब देखो अगर हम काम करते वर्क डन, that is work done is potential, you know this already. Work done is energy, energy is potential, and that is also equal to EMF. अभी मैंने बोला था EMF generate हो रहा है, that means energy generate हो रहा है. So अगर you get potential is equal to EMF, so we can say work done is QVBL. ये कहाँ से आपके दिमाग में आ सकता है, देखो work done, this is V is velocity, V is nothing but velocity. ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये जो आपके सामने फॉर्मूला आ रहा है, what is this coming from? Work done is force into distance. अब ऑलरेडी आप जानते हो अगर फोर्स हम लेते हैं लॉरेंस फोर्स, दैट इज हमारे सामने क्या आएगा, लॉरेंस फोर्स क्यों आएगा, यहाँ इलेक्ट्रिकल, यहाँ मैग्नेटिक काम कर रहा है. लॉरेंस फोर्स में दो पार्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक. यहाँ सिर्फ मैग्नेटिक के बाद उठाया गया है, एंड क्यू वी बी एल, एल हो गया हमारा डिस्टेंस, यानी कि ये जो है इस हिस्सा क्यू वी बी ये हमारा फोर्स है, और एल हो गया डिस्टेंस. अब देखो एक मज़े की बात है इसमें, ये जो है ये हमारा क्यू वी बी, जो वी क्रॉस बी वाला, क्यू वी क्रॉस बी लॉरेंस फोर्स मैग्नेटिक फोर्स वाला, उससे हम एंगल मान रहे कितना, साइन क्रॉस होता है वी क्रॉस बी, याद करो लॉरेंस इक्वेशन, वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी को हम खोल देंगे तो बी बी साइन थीटा हो जाएगा. एक वेक्टर भी रहेगा, पर उस वेक्टर को देखो मज़े की बात है, हमारा वर्क डन डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहाँ एल जो है वो भी वेक्टर हो गया, और इसके कुल मिला के रिजल्ट भी एक्चुअली वेक्टर हो गया. यहाँ डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिया गया. इनफैक्ट हम क्यू वी बी को मान रहे एफ, एंड एल को मान रहे हम डिस्टेंस, तो ये भी वेक्टर है, और ये कुल मिला के इसके जो नतीजा आ रहा है वो भी वेक्टर में आ रहा है. अब देखो मज़े की बात है, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट लोगे तो हमें जो मिलेगा उससे हमें बढ़िया फायदा होगा. यहाँ देखो EMF इज इक्वल टू Q बाई, यहाँ आप बोल सकते हो दूसरे साइड में EMF इज इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, हमने ऊपर लिखा है इस बात को. सो दैट इज अगेन वर्क डन इज QVBL. हमने एंगल कितना लिया है डॉट प्रोडक्ट में, इसके मैक्सिमम वैल्यू लिया है, तो सिर्फ VBL रह जाएगा. सो हम W की जगह पर QVBL लिख लेंगे cos 0 डिग्री मान के, और cos 0 डिग्री होगा तो हमारा 1 होगा वैल्यू. सो QQ कट जाएगा, बचेगा EMF इज इक्वल टू BLV. बड़े काम की इक्वेशन है ये. EMF इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू BLV.